Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 2 that is methods of inquiry in psychology हम पढ़ रहे थे and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं about the co-relational research. देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है that is based on psychological inquiry, यानी कि आप साइकोलॉजी में जो रिसर्च करते हो, जो आप किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसकी क्या सारी स्टेप्स होती हैं, क्या सारी मेथड्स होती हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये सारा कुछ डिटेल में हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप सो वो सब आपने पढ़ लिए होंगे और वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. तो देखो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे थे कि आप साइकोलॉजी में किस तरह से जो है इंक्वायरी कर सकते हो या रिसर्च कर सकते हो या किसी फिनोमेना को स्टडी कर सकते हो. किसी फिनोमेना का मतलब यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना. अब जैसे हम साइकोलॉजी में क्या सारी चीजों को स्टडी करते हैं, सो लाइक ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस, ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं और भी जो भी सारे कंसेप्ट्स होते हैं और सभी को हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली जो है रिसर्च करते हैं. अब वो रिसर्च करने की बहुत सारी मेथड्स होती है ना. तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस करा ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में, सेकेंड हमने डिस्कस करा एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिटेल में. ये दोनों मेथड से हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि आप साइकोलॉजी में कैसे रिसर्च कर सकते हो, क्या सारी स्टेप्स होती हैं, कैसे आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो. ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में हमने इन सारी चीजों को डिस्कस करा. अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर में को रिलेशनल रिसर्च के बारे में. किसके बारे में? को रिलेशनल रिसर्च. नाउ व्हाट इज दिस को रिलेशनल रिसर्च, इसको हम समझेंगे. तो सबसे पहले तो नाम से समझो. नाम क्या है? को रिलेशनल. इसको अगर बाइफरकेट कर दे थोड़ा सा, सो ये किस तरीके का एक साउंड करता है? को एंड रिलेशन, मतलब एक रिलेशनशिप. और को का मतलब क्या होता है? जहां पर हम जो है मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करें किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, है ना. यही होता है जनरली को रिलेशन, किसी चीज को रिलेट करना किसी एक चीज के साथ में. अब यहाँ पर को रिलेशनल रिसर्च का मीनिंग क्या है, उस एक चीज को समझते हैं. ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से मतलब लास्ट तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. देखो, in psychological research we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purposes. कभी कभी देखो, अभी आपने जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ा. देखो आप क्या क्या सारी चीजों को पढ़ चुके हो. आपने ऑब्जर्वेशन मेथड को पढ़ा कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन करके जो है साइकोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं. दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल मेथड या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. सेकेंड हमने बात करी एक्सपेरिमेंटल मेथड की. सेकेंड किसकी बात करी? एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, ये एम का मतलब क्या हो गया? मेथड. अब इन दोनों से हमने क्या समझा कि साइकोलॉजी में किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हो. जैसे किसी फिनोमेना को आपको ऑब्जर्व करके जो है आप रिसर्च कर सकते हो. जैसे ऑब्जर्व करना मतलब क्या? उसकी चीजों को नोटिस करना. तो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको देखना है कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो वो स्कूल में अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते, कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं, क्लास में कैसे पढ़ाई होती है, सारा कुछ. तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो स्कूल के अंदर रह के, है ना. तो इस तरीके से एक हमने ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ा. हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में ये एक चीज पढ़ी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली क्या है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाना दो वेरिएबल्स के बीच में. जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बना के रखना है. दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल मेथड. कोरिलेशनल रिसर्च में हम किस एक चीज की बात करें, जैसे हम साइकोलॉजी में इंक्वायरी करते हैं तो कभी कभी ये एक चीज भी होती है कि जहां आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को समझना है. लाइक फॉर एग्जांपल आपको मतलब आप जानना चाहते हो कि वेदर द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट. अगर आपको इस एक चीज पर रिसर्च करनी है कि जो आप टाइम स्पेंड करते हो पढ़ने में, क्या उससे आपकी एकेडमिक अचीवमेंट में किसी तरह का कोई मतलब फर्क पड़ता है. ठीक है, ये आपको रिसर्च करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप डेली 4 आवर्स अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग और अपार्ट फ्रॉम योर जो है मतलब स्कूल वगैरह, आप 4 आवर्स डेली जो है मतलब अपनी पढ़ाई करते हो, अपना सारा जो भी आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, होमवर्क करना है, अलग से सारी चीजों को और अपनी तरफ से भी जो है इनपुट देते हो, पढ़ते हो. ठीक है,
तो ये जो आप 4 आवर्स स्टडी कर रहे हो, क्या इससे आपके एकेडमिक अचीवमेंट में कोई चीज मतलब अफेक्ट होती है? क्या आप इसमें कुछ एकेडमिक अचीवमेंट करते हो? क्या आपके मार्क्स में कुछ सुधार आ रहा है, या आप टॉपर बन चुके हो, या मे बी आपने कुछ अचीव किया है, मतलब कुछ ऐसा कि आपको कुछ उससे मिल रहा है, ठीक है? तो इस एक चीज को हमको समझना है, ठीक है? ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इसकी रिलेशनशिप को हमको समझना है। क्या कहा मैंने अभी? देखो समझो, वापस से समझना, ठीक है? कभी कभी हम दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को भी साइकोलॉजी में समझना चाहते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल क्या हो गए? तो एक हो गया कि द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम, ये एक वेरिएबल हो गया, और सेकेंडली क्या ये रिलेटेड है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट के साथ में, तो ये आपके पास में दो वेरिएबल हो गए। अब जनरली व्हाट इज वेरिएबल, कंसेप्ट क्या है वेरिएबल का, बताओ? हमने प्रीवियस लेक्चर में इस एक चीज को डिस्कस किया, जब हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ा तब हमने इसको डिस्कस किया था कि ये जो है वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली देखो वेरिएबल क्या है, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा नंबर, कुछ भी ऐसा मतलब एक ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टिमुलस जिसमें आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऐसा समझ में क्या एक चीज कही मैंने? वेरिएबल क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आप चेंज कर सकते हो, और जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, और जिसको आप मेजर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेन है, तो पेन वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस पेन के जैसे और भी डिफरेंट कलर्स में, शेप्स में हमारे पास में बहुत सारी वेराइटीज ऑफ पेन मार्केट में अवेलेबल है, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो ज्यादा उस डिटेल में नहीं जा रही हूं। बस अभी इतना समझो कि वेरिएबल क्या है। जैसे अगर अभी कोई पहली बारी पढ़ रहा है वेरिएबल के बारे में, पिछले लेक्चर में नहीं समझा, नहीं पढ़ा उस एक चीज को, तो मैं बता दूं वेरिएबल कोई ऐसी चीज जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इंटेलिजेंस लेवल है, कि कोई पर्सन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको आप मेजर कर सकते हो ना। आप देख सकते हो ना कि इसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल हाई है, किसी के अंदर मॉडरेट है, किसी के अंदर लो है। तो इस इंटेलिजेंस को मेजर आप कर पा रहे हो, तो ये इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है। अब हुआ क्लियर? अब आ गया समझ में? तो वेरिएबल बेसिकली क्या, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसमें आप चेंज कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया आपका वेरिएबल। अब कभी कभी हम इन दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। नाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच एक्सपेरिमेंटल मेथड सीक्स टू आंसर, इन द सेंस दैट हियर यू डू नॉट मैनिपुलेट द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड एग्जामिन इट्स इंपैक्ट ऑन अचीवमेंट। अब देखो मैं आपको क्या बता रही थी कि आपने अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ी। आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या पढ़ा? देखो समझो अब इस एक चीज को कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ी थी, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने ये देखा था कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है। ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये क्या करती है? ये कॉज इफेक्ट इस एक रिलेशनशिप को बताती है, या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहती है, जिसमें वो जनरली दो वेरिएबल्स को यूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो इन दोनों वेरिएबल में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाया जाता है, और फिर एक्सपेरिमेंट करके किसी भी फिनोमेना को हम समझ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो ए है, ये ए में आपने किसी तरह का कोई चेंज किया, इस एक वेरिएबल में आपने किसी तरह का कोई चेंज किया, तो जिसकी वजह से मतलब ये कारण हुआ ना, आपने इसमें चेंज किया, इसमें एक कॉज हुआ, जिसकी इफेक्ट हमको इस बी वेरिएबल में देखने को मिलती है। ओके, तो जैसे हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, ये मैं जस्ट आपको एक बार रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि देखो क्या होगा ना, अभी जैसे जब आप कोरिलेशनल मेथड को समझोगे ना, तो कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे देखो दोनों चीज को साथ में समझो, हाँ आराम से समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर कि एक इधर पे हम ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारी कोरिलेशनल मेथड को। किसको लिख लेते हैं? कोरिलेशनल मेथड। अब मैंने आपसे कहा कि कोरिलेशनल मेथड क्या है, इसमें भी आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जो है मतलब किसी तरह के साइकोलॉजिकल फिनोमेना को समझना चाहते हो, है ना। अब जैसे यहाँ पर वो दो वेरिएबल क्या है, तो एक वेरिएबल है आपका अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्टडी, आप कितना टाइम पढ़ाई में देते हो, ये आपका एक वेरिएबल हो गया। और आपका सेकंड वेरिएबल है द अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट।
ये हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है कि अगर आप कितना ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई में देते हो तो आपके एकेडमिक अचीवमेंट में किसी तरह का कोई चेंज आता है क्या। हम इस एक चीज को समझना चाह रहे हैं, ठीक है, हम इस एक चीज को समझना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको कॉज इफेक्ट का भी एक रिलेशनशिप मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक एग्जाम्पल देखा था कि आप क्या करते थे, जनरली आप किसी भी एक वेरिएबल में किसी तरह का कोई एक चेंज लेकर आते थे तो उसका इफेक्ट हम देखते थे, उसका हम क्या देखते थे, उसका इफेक्ट जो है उसको हम स्टडी करा करते थे। तो इसमें हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे थे, मैं थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमने इसमें एक लेबोरेटरी वाला एग्जाम्पल देखा था कि जैसे कि एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है, तो उसने एक ऐसे लैब लिया, लैब में 3 रूम्स थे और उसने क्या करा, 3 रूम में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक एक करके भेजा और उसने बोला कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आया रखा है रूम के अंदर, आपको जाना और उसको फिल करना है। तो मतलब कि आपको एक रिसर्च चल रही है तो उसमें आपको बस हमारी हेल्प करना है। आप रूम के अंदर जाओगे, आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपको आंसर देना और वापस आ जाना है। तो क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट जाते हैं वो अकेले जाते हैं, इसमें जो स्टूडेंट जाते हैं तो उनको यहाँ पर 2 और लोग ऑलरेडी बैठे हुए दिखते हैं, और इसमें जो 3rd रूम में स्टूडेंट जाते हैं उन्हें यहाँ पर 2 और लोग तो ऑलरेडी बैठे हुए दिखते हैं और उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे करके जो है रूम्स में स्मोक भरना स्टार्ट होती है। तो ये देखा जाता है कि कितने ज्यादा बच्चे जो हैं उस स्मोक को लेके रिपोर्ट करते हैं। ये एग्जांपल 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बोल रही हूँ, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। तो मतलब जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें, है ना। तो एक बार एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ो। तो क्या हमने देखा कि यहाँ पर जो रिसर्चर था उसने इसमें चेंज किया है, उसने इस एक कंडीशन के अंदर चेंज किया ना कि उसने देखो यहाँ पर 2 और लोग को बिठाया, फिर किसी रूम में इंस्ट्रक्शन भी दिए, फिर स्मोक भी फिल करी। तो उसने जब ये चेंज किया तब हमको किसी तरह का एक इफेक्ट देखने को मिला। इफेक्ट हमको ये देखने को मिला कि जब आप अपने साथ में ग्रुप में होते हो या ज्यादा लोगों के साथ में होते हो तब आप चीजों को लेके ज्यादा रिपोर्टिंग मतलब जो है वो नहीं आ रही है, मतलब आप ज्यादा जो है टेंशन नहीं लेते हो। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप किसी भी चीज को लेके जो है थोड़ा सा मतलब आपके अंदर ऐसा आता है कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे, घबरा जाते हो, है ना। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने स्पोर्ट्समैन का भी एग्जाम्पल देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें सबसे मेन चीज यही है कि जब आप किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज लाते हो तो उसका इफेक्ट आपको दूसरे वेरिएबल में देखने को मिलता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं कि इसमें जो है अमाउंट ऑफ टाइम जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट भी तो है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशनल मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस है चेंज। बेसिक डिफरेंस क्या है, चेंज। चेंज कैसे कि यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे हैं तो हम कॉज में या इस एक वेरिएबल के अंदर चेंज लाते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं। जब हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तब उसका इफेक्ट हमको दूसरे में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं। कौन है वो 2 स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के क्या नाम रख दूं मैं, चलो एक राहुल है और एक ट्विंकल है। ओके, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, अभी जैसे राहुल मान लो 2 आवर्स देता है अपनी पढ़ाई को और ट्विंकल जो है वो 2 आवर्स देती है। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने राहुल की स्टडी टाइम्स को 3 आवर्स कर दिया और ट्विंकल को बोला कि आप सिर्फ 1 आवर पढ़ो। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि आप सिर्फ 1 आवर पढ़ो और आप जो है 3 आवर्स पढ़ो। तो ये हमने अपनी तरफ से इनके अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट में चेंज करा है और अब जो हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो अलग होगा। लेकिन हम कोरिलेशन में क्या करते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, जब हम कोरिलेशन है अगर हमने चेंज किया है तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगी। लेकिन अगर हमने कोई भी चेंज नहीं किया तो वो हमारी कोरिलेशनल मेथड है, जहां पर हमने इन दोनों को बोला कि आप 2-2 घंटे पढ़ो। आप तो 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, आप 2-2 घंटे पढ़ो दोनों, और फिर हम देखेंगे कि आप अपना अचीवमेंट में जो है किस तरीके का क्या चेंज आ रहा है। दैट इज कोरिलेशनल, जहां आप 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को समझना चाहते हो कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। आपने खुद देखा होगा ना कि जब आप ज्यादा पढ़ते होगे, मतलब ये जनरली होती है ये चीज कि जब आप ज्यादा पढ़ते हो तो आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। और ज्यादा मार्क्स ऐसे आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स का पेपर था तो 200 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, ज्यादा चीजें आपके मन में रहती हैं, आपको ध्यान रहती हैं चीजें, है ना। तो इसीलिए आप अच्छा जो है मतलब अच्छे मार्क्स लेके आ पाते हो। लेकिन वहीं कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है एग्जाम में। दूसरी चीज ये भी होती है कि बहुत बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बट शायद वो सही तरह से नहीं पढ़ते हैं या शायद पढ़ते समय उनका मन नहीं लगता, तो उनका जो है अचीवमेंट में हमको असर नहीं देखने को मिलता। तो ये एक रिलेशनशिप हम समझना चाहते हैं, हमारी कोरिलेशन
कोरिलेशनल मेथड के अंदर। अब समझ में आया? अब कोई डाउट तो नहीं है? इतनी सारी जो मैंने आपको अभी कहानी एक सुनाई, तो बेसिकली सबसे मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है, और ये डिफरेंस बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल पढ़ी फिर आप कोरिलेशनल पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि दोनों मेथड एक ही है, तो वो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना। मेन इस एक चीज को ध्यान रखो कि ये चेंज जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आप मैनिपुलेशन या चेंज खुद लेकर आते हो, तब आप उसको लेबोरेटरी सेटिंग में करते हो, आप उसको कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर करते हो। फिर बाद में हमने देखा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट और ये सब भी होने लगे, बट जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब के अंदर कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर होते हैं। लेकिन कोरिलेशनल मेथड को आप नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड दोनों ही तरह से कर सकते हो। आपको यहाँ पर वेरिएबल को किसी भी तरह से चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी तक जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने समझाया, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ध्यान रखना। आप पूरी तरह से आ जाते हैं कोरिलेशनल के ऊपर क्योंकि एक्सपेरिमेंटल का जो एक डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया ना। रादर यू सिंपली फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर एसोसिएटेड और कोवरी और नॉट। तो जनरली क्या होता है कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर, आप दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझते हो। बस आपको ये देखना है कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं या नहीं है, ठीक है। क्या देखना है कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं या नहीं है। जैसे अभी आप बात करो कि अचीवमेंट ऑफ टाइम या सॉरी टाइम स्पेंट ऑन दी स्टडी एंड सेकंड आप देख रहे हो अचीवमेंट ऑन एकेडमिक जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो चीजें। तो आपको देखना है कि क्या सच में ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा अचीवमेंट होता है या फिर ऐसा हो कि आप कितनी पढ़ाई कर लो आपको कोई भी अचीवमेंट नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, बस ये समझना है कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर। बहुत सिंपल सी मेथड है। अब इसके अंदर एक जो चीज ध्यान रखने वाली है, जो इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको आना भी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर correlational coefficient. Now what is this correlation coefficient? The strength and direction of the relationship between the two variables is represented by a number known as correlational coefficient. ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये एग्जाम्पल, ये सारी चीजों को भूल जाओ, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं हटा देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशनल कैसे एक दूसरे से अलग है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बस कोरिलेशनल मेथड की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर आपको दिखता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो उसको आप एक नंबर से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, हर एक चीज को कोरिलेशनल मेथड के अंदर एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक नंबर से, और उस नंबर को हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? देखो लिख लो इस एक चीज को, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? ये वो स्ट्रेंथ, वो नंबर जिसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को जो है डिफाइन करते हैं, या दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को बताने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं जिसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये डबल आ आएगा यहाँ पे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस एक चीज को समझो। सो इट्स वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम प्लस 1.0 थ्रू 0.0 टू माइनस 1.0। अब ये एक चीज कैसे समझाई जा रही है, धीरे धीरे समझना हर एक चीज को, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, उसको हम बताएंगे एक नंबर के थ्रू, और उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, इस नंबर की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1.0 से लेकर 0.0 और प्लस 1.0 तक होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या एक चीज मैंने आपसे कही कि ये जो मैंने आपसे बोला कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू माइनस 1.0 से लेके 0.0 और यहां से लेके प्लस 1.0 तक होती है। मतलब कि इसका मतलब क्या है? माइनस 1, 0 और प्लस 1। अगर ये हटा दो, ये तो मैंने जस्ट आपके लिए इसलिए लगाए हैं ताकि आपको पता चले कि कहां से लेके कहां तक रेंज जो है वो चल रही है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया। अब माइनस नेगेटिव में कोई वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब माइनस में कोई वैल्यू है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? देखो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू। और जीरो तो जीरो ही है, जीरो कोई भी वैल्यू नहीं है, ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये जीरो हो गया, और ये प्लस में है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इतना तो समझते हो ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसको तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है डिफाइन करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या ये समझ में आया कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताई जाती है वो इन नंबर्स के थ्रू बताई जाती है, और इन नंबर्स को ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखो कैसे। As you can see, the coefficient of correlation is of three types: positive, negative and zero.
A positive correlation indicates that as the value of one variable increases, the value of other variable will also increase. Similarly, when variable x decreases and a decrease in y2 takes place. अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दो वेरिएबल बता रही हूँ, ये एक वेरिएबल है, जैसे सपोज हम इसको x वेरिएबल बोलें और इसको हम y वेरिएबल बोलें। अब आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा अचीवमेंट्स आपके होंगे, इतना ज्यादा आपके एकेडमिक अचीवमेंट होने वाले हैं। तो मतलब कि ये किस एक तरीके का कोरिलेशन हुआ, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ये कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। वहीं अगर हम मान ले कि आप जितना ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे उतना कम आपका एकेडमिक अचीवमेंट होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि दोनों चीज बिल्कुल साथ में चल रही हैं। दोनों चीज क्या हो रही हैं? बिल्कुल साथ में चल रही हैं। अगर आपकी एक चीज इंक्रीज होगी तो उसमें दूसरी चीज का इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, और दूसरी चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो उसमें आपकी सेकेंड वेरिएबल का भी जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? सो ये किस एक तरीके का जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है? ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। Suppose it is found that more time the students spend on studying, the higher was their achievement score. Also, the less they studied, the lower was their achievement score. तो वही चीज जो मैंने अभी आपसे कही कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अचीवमेंट होगा, जितना कम पढ़ोगे उतना कम अचीवमेंट होगा। This type of association will be indicated by a positive number, and the stronger the association between studying and achievement, the closer the number would be to +1. अब इसका मतलब ये है कि इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है जहां पर दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं। और इसमें जितना ज्यादा एसोसिएशन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आप +1 के पास आते जाओगे। जैसे कि यू मे फाइंड अ कोरिलेशन ऑफ +0.85 indicating a strong positive association between study time and achievement. अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आपका स्टडी टाइम बढ़ रहा है तो आपका अचीवमेंट भी बढ़ेगा, या आपका स्टडी टाइम कम हो रहा है तो आपका अचीवमेंट भी कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमको पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है। तो हम इसको +1 से डिनोट नहीं करते, बल्कि जितना ज्यादा कोरिलेशन बढ़ता जाता है आप उतना ज्यादा +1 की तरफ आते जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी जो है आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपका बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं था, ठीक है, और अभी आप बहुत पढ़ाई करने लग गए, मतलब पहले आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे थे तो अचीवमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अब जब हमने इस कोरिलेशन को पढ़ना समझा तो हमको ये समझ में आया आपने जितने ज्यादा स्टडी करी आपके उतने ज्यादा अचीवमेंट होने लगे। तो आप पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जा रहे हो, है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जा रहे हो। तो जैसे मान लो 0.85 है, जैसे मान लो 0.85 कोरिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इन दोनों चीजों के बीच में बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है दोनों के बीच में बन रहा है कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका अचीवमेंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे +1 पे आ गए। +1 पे सीधे आ जाना मतलब कि बिल्कुल बहुत ही 100% कोरिलेशन रहा है। तो अभी आप धीरे धीरे उस कोरिलेशन की तरफ बढ़ रहे हो, एकदम से नहीं हो जाता कोरिलेशन, तो धीरे धीरे आप +0.85 की तरफ आ रहे हो। अब इसमें 15 प्लस और कर दो तो ये +1.0 हो जाएगा, है ना। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा जो है मतलब आपका कोरिलेशन जो है दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट। अब दूसरी तरफ हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अदर डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जहां एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होती चली जाती है, वो होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर अभी आपका स्टडी टाइम बढ़ता हुआ चला जा रहा था तो आपका अचीवमेंट जो है वो कम होता चला जाए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ ये एक एग्जांपल है, हाँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जैसे आप अभी बहुत सारा पढ़ रहे थे, बहुत पढ़ रहे हो, आप बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो अचीवमेंट है ना वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा है, ये मान लो, तो आपका अचीवमेंट जो है वो बिल्कुल नीचे चलता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन हमको देखने को मिल रहा है कि एक चीज
बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। इसको देखो कैसे डिनोट कर सकते हो, याद करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, ये तो हमने लिख ही लिया यहाँ पर कि प्लस 0.85 है, तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमको देखने को मिला। यहाँ पर ऐसे समझो कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ेंगे, तो वो पॉजिटिव हो गया। ये ना नोट कर लेना, इन चीजों को नोट कर लेना, तो आगे पढ़ोगे ना तो ध्यान बहुत अच्छे से रहेगा। नेगेटिव का मतलब अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम होता चला जा रहा है, दैट मींस नेगेटिव जो है कोरिलेशन देखने को मिल रहा है हमको, माइनस में हमारा कोरिलेशन आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल यू मे हाइपोथेसाइज दैट एज द आवर्स ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीजेस द नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट इन अदर एक्टिविटीज विल डिक्रीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम मतलब ऐसा मान ले कि जैसे मान लो आप बहुत पढ़ रहे हो, आप बहुत स्टडी में जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप 4-4 घंटे दे रहे हो, तो उसके मतलब उसके अगेंस्ट में जो आप टाइम पहले शायद खेलने में देते थे वो आपका कम होता चला जा रहा है। तो जहां स्टडी टाइम बढ़ रहा है तो दूसरी एक्टिविटीज का टाइम जो है वो घटता चला जा रहा है। तो ये एक तरीके का क्या दिखा रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है। आया समझ में क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन? Then you have is here you are expecting a negative correlation ranging between 0 to minus 1.0। तो ये किस एक तरीके का कोरिलेशन है कि जैसे 0 से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो ये इस तरीके से चलेगा, लेकिन जब नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हो तो ये कुछ इस तरह से चलता है। ये आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में जाने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप -1 के बाद में -0.85 ऐसा मतलब वो ही वैल्यू आएगी, बट ऐसे में सोचना कि नेगेटिव से ऐसे आता है। अब 0 के बाद ऐसे जाते हो और पॉजिटिव में आते हो ऐसे जाते हो। समझ में आता है? इतना मैथ तो समझ में आता है ना कि जैसे मान लो ये अभी मैं 0 पर हूं और वैल्यू बढ़ने लग जाएगी तो मैं इस तरफ जाऊंगी, है ना, पॉजिटिव पे, और अगर मेरी वैल्यू कम होती चली जाएगी तो मैं इस तरफ जाऊंगी नेगेटिव पे, है ना। तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 से पॉजिटिव पे आ रहे हो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो, और अगर नेगेटिव है तो 0 से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, दैट इज -1.0। Then it is also possible that sometimes no correlation may exist between the two variables, and this is called zero correlation. Like generally it is difficult to find zero correlation, but the correlations found may be close to 0. Example -0.02 or +0.3। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी कोरिलेशन ना बने दो वेरिएबल्स के बीच में, तो ये क्या बताता है, ये जीरो कोरिलेशन बताता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कितना भी पढ़ रहे हो पर उससे आपके अचीवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपका कोई एकेडमिक अचीवमेंट नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो आप दिन भर जो है 4 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ते हो, दिन भर आप 4 आवर्स जो है एक्स्ट्रा पढ़ते हो अपनी सारी की मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे आए, मेरा जो है अच्छे से मैं अचीव करूं सारी चीजों को, मेरे ओलंपियाड वगैरह होते हैं स्कूल में तो मैं उसमें बहुत अच्छे से जो है मार्क्स वगैरह लेके आऊं, बट एग्जैक्टली हो कुछ नहीं रहा है। हो सकता है सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ हो सकता है कि आप ये 4 घंटा पढ़ रहे हो तो आपके किसी एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगा हो, लेकिन ओवरऑल कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ओवरऑल कोई भी चीज इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिख रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही, इंक्रीज भी नहीं हो रही। जैसे नेगेटिव में क्या था कि डिक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लो आप डेली 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई मतलब जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट है वो अच्छे हो जाए। अब आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मान लो सोशल साइंस है, साइंस है और मैथ्स है, ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। अब अभी आप 4-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, तो जीरो कोरिलेशन का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आप 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे कि आप इन सब्जेक्ट्स में इंप्रूव कर लो। तो अभी आपको क्या हुआ कि जैसे मान लो आपके एसएसटी में, साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आने लगे। पहले मान लो 20 मार्क्स आते थे, अब आपके 40 मार्क्स आने लग गए। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आउट ऑफ 50, ठीक है, पहले आपके 20 मार्क्स आते थे, अब आपके 40 मार्क्स आने लगे। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन मान लो आप 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन पहले आपके 20 मार्क्स आते थे और अब आपके मार्क्स 10 आने लग जाएं, अब आपके मार्क्स 10 आने लग जाए, मतलब डिक्रीज हो गया, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और जीरो का मतलब ये होता है कि आप 4 घंटे पढ़ो पर 20 के 20 मार्क्स पर ही हो, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, दैट इज जीरो कोरिलेशन, कि दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। या मान लो आप 20 मार्क्स ला रहे थे तो अभी आपके 22 मार्क्स आने लग गए, तो ये कोई बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो नहीं दिखाता, मतलब वो किसी तरह का चेंज जो है वो नहीं लेकर आता है, ठीक है। मान लो एक आधी सब्जेक्ट में 2-1 मार्क्स बढ़ गए तो वो किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं दिखाता है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही कोरिलेशन हो, थोड़ा बहुत ही कोरिलेशन रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल जीरो तो नहीं रहेगा, बट कैसा रहेगा, -0.02 या फिर +0.03, इस तरीके का कोरिलेशन जो है वो बन सकता है। तो ये होता है आपका क्या, जीरो कोरिलेशन।
तो इस तरीके से हमारा जो जीरो कोरिलेशन है वो बनाया जाता है। आए समझ में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे इंडिकेट करोगे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहे थे कि एक चीज बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही है, या फिर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज कम हो रही, दैट इज योर नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो का मतलब क्या है कि दोनों में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ऐसे कर लो इसको, ऐसे मतलब ये मैं अपना एक तरीका है कि जनरली मैं अपने तरीके से इसको ऐसे पढ़ती अगर मैं आपकी जगह होती तो, है ना। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि किसी तरह का कोई कोरिलेशन जो है दोनों के बीच में नहीं बन रहा। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज वहां पर कांस्टेंट ही है, या एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज कांस्टेंट ही है ना। तो इस तरीके से कोरिलेशन आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए लगवाई, ये मतलब ना कोई बुक में दिया है ना कहीं दिया है, ये जस्ट मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको मैं इसको नोट करवाऊं, है ना। तो आप क्या जब भी पढ़ोगे, जैसे मान लो कल को कोरिलेशनल मेथड उठा ही लेते हो पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट समझ में आए आपको, है ना। तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो कितनी चीजें नोट डाउन कर लो। ये एक तो ये जो पूरा लिखवाया ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पूरा नोट डाउन कर लो, और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू जो समझाया तो इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर, सो ये जो -1, 0 या +1, ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये सारी हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं। और जनरली हम ये जो कोरिलेशन होता है ना वेरिएबल्स के बीच में, वो इसी के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये होती है आपकी कोरिलेशनल मेथड, एंड दिस इंडिकेट्स दैट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स और द टू वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड। तो मतलब जब अगर 0 आ गया आपकी कोरिलेशन में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं। तो दिस इज ऑल about your correlation research। आया समझ में। अब मतलब आपको किसी ऐसे फिनोमेना को स्टडी करना है जिसमें आपको किसी तरह का रिलेशनशिप देखना है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं, तो कोरिलेशनल रिसर्च आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। बस आपको दोनों वेरिएबल्स को देखना है, उसमें आपको किसी तरह से ना कोई चेंज करना है ना कोई इनपुट देना है, बस आपको तो देखना है कैसे क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप चल रही है, और फिर आप उसके बेसिस पर जो है अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ढूंढोगे और उसको मार्क करोगे। अब जैसे मान लो कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप नहीं बन पा रही, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं 0 की तरफ जाने लगोगे। लाइक यू विल गो -0.23 ऐसे आप जा सकते हो, या -0.75 ऐसे आप जा सकते हो। तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया। 0 तो आपको पता ही है 0 ही रहेगा, या बिल्कुल जो है माइनस प्लस के पास में रहेगा, लाइक 0.01, 0.02, 0.03 प्लस या माइनस में, तो वो 0 आता है, ठीक है, वो 0 कोरिलेशन होता है। और प्लस आपका वही कि अगर आप प्लस की तरफ जा रहे हो, लाइक +0.85, लाइक +0.91, लाइक +0.50, तो ये कहीं ना कहीं वो जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। आया समझ में, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। आई होप सो मैंने आपको कोरिलेशन रिसर्च बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको सारे टॉपिक्स जो जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस देखो मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगी कि जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं ना उसको ऑलरेडी जो है मतलब पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, तभी आपको नेक्स्ट चीज समझ में आएगी। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं बीच से कोई भी चीज उठा के पढ़ने लग जाऊं तो नहीं समझ में आएगा। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक मिस मत करना, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, चाहे एक लाइन भी लिखी है ना तो भी उसको रीड करो, हर एक चीज का मीनिंग है, ठीक है। तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे सर्वे रिसर्च के बारे में, जो कि अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे आपको एक्सेस करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो आपको ना सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिलते ही हैं, साथ ही साथ में आपको चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाए, क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए, मुझे कुछ भी जो है दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बस सिंपल सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे आप ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको जो भी क्लास जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोज आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन।
अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है आपको कोई और चैप्टर, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ कोई कूपन नहीं बेचे जाते हैं, यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में। बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी जो है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सके और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।